एक्समैन अपने ब्लैकबर्ड जहाज़ के अंदर। साइक्लॉप बोलता है, क्या एमा तुम कोई चीज़ पिकअप कर रही हो, क्योंकि हम क्लोज़र होते जा रहे हैं। लेकिन एमा बोलती है कि नहीं साइक्लॉप, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ पिक नहीं कर रही हूँ और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो वहीं पे नाइट कॉलर बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो वुल्वरीन बोलता है कि इसका मतलब यह है कि वो जो टाउन जहाँ हम जा रहे हैं वो लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन एमा को किसी एक की भी थॉट सुनाई नहीं दे रही। तो एंजल पीछे से बोलता है कि लोगन, मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप है। तो साइक्लॉप बोलता है कि वॉरेन, अभी तक हमें इस बात का नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो लोगन बोलता है कि तुम जो भी कहो समर्स, लेकिन इसकी बात में दम ज़रूर है। हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम स्पीड ऑफ साउंड को चीरते हुए वहाँ पे पहुँचने की जल्दी कर रहे हो और साथ में देख रहे हो ना कि एमा वहाँ पे किसी की कॉन्शियस थॉट भी नहीं पढ़ पा रही है। अगर तुम मुझसे भी पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस है जो कि उसकी पावर्स को ब्लॉक कर रही है, मतलब हमारे लिए वहाँ खतरा हो सकता है। तो एमा बोलती है कि नहीं, इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है लोगन। तो साइक्लॉप बोलता है कि नहीं एमा, हम उस बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन नाइट कॉलर जहाज़ में बाहर झांकता है और बोलता है कि लगता है स्कॉट कि अब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस रही नहीं, क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि जिस जगह पे उनको आना होता है वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वो पूरा टाउन बेसिकली आग में जल रहा होता है। तो एमा बोलती है कि मुझे किसी की आवाज़ समझ में नहीं आ रही, ना ही सुनाई दे रही है। नहीं ज़रा एक मिनट रुको, मुझे अब उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ पे लोग हैं और वो जिंदा हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोगन अपना मास्क पहनते हुए बोलता है, इसको देख के तो एक पूरा वॉर जोन नज़र आ रहा है मुझे। तो साइक्लॉप बोलता है कि लोगन, तुम और कर्ट नीचे जाओ अभी इसी वक्त। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बोलता है कि एल्फ लेट्स गो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस जहाज़ से नीचे जाते हैं। और वहीं पे वो साइक्लॉप ऑर्डर देता है कि वॉरेन, अब तुम जो है एक एरियल कवरेज करो, देखो सर्वाइवर्स कहाँ कहाँ हैं, अपनी आंखें खुली रखना और हमें बताते रहना कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और इस तरह वॉरेन भी उस जहाज़ से निकलता है और ऊपर से एक नज़ारा लगाता है कि वहाँ पे कौन कौन लोग जिंदा है और यहाँ पे असल में हुआ है तो क्या हुआ है। तो एमा पूछती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है स्कॉट, मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं। तो स्कॉट बोलता है कि हम दोनों जो है यहीं पे रहेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह से दिख रहा हो ये वो ना हुआ हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसी म्यूटेंट का काम ना हो। कुछ घंटे पहले एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर अब हम में से बहुत कम ही लोग रह चुके हैं। एक्चुअली अब ये इतने रह गए हैं कि ये पूरा का पूरा सेलिब्रा मुझे एक बारी में ही दिखाई देता है। मैं तकरीबन इसको देख के ये भूल ही जाता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ एक्सपेक्ट करने के लिए आया था, मतलब कुछ नया देखने के लिए आया था। तो वहीं पे बीस बोलता है कि लेकिन आपको कुछ नया नहीं दिखा ना। तो सर एक्सेवियर बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हेनरी, बल्कि यहाँ जहाँ हमें रोज़ नए नए म्यूटेंट नज़र आते थे सेलिब्रा में नज़र आते, सेलिब्रा के अंदर अब जो है वो नंबर उल्टा गिरते जा रहा है और म्यूटेंट्स कम पे कम होते जा रहे हैं। सेलिब्रा जो था वो एक ऐसी डिवाइस थी जो हमें होप देती थी, लेकिन अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही हैं कि कोई नया म्यूटेंट मैनिफेस्ट हो रहा हो। अब मुझे जो है इस कमरे में आने से भी डर लगता है, उलझन होती है, मुझे ये सब देख के मुझसे सहा नहीं जाता है। ये तुम जो देख रहे हो अपने सामने, ये वो हर एक म्यूटेंट है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर बचा कुचा है और ये कुछ 100 ही हैं। तो बीस बोलता कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है चार्ल्स। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये हमें पसंद कैसे आएगी हेनरी, हमारी समझ लो कि एक पूरी जनरेशन जो है मिटा दी गई है और सिर्फ हम ही कुछ लोग जिंदा बचे हैं। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि प्रोफेसर को सेलिब्रा के अंदर से एक बहुत ज़बरदस्त शॉक लगता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और बीस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर के साथ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब उनकी नाक से खून भी आना शुरू हो चुका होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो है अपना सेलिब्रा का हेलमेट उठा के फेंकते हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगन और नाइट कॉलर भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं अपनी, और वहाँ पे भी इसकी शॉकवेव का असर होता है, मतलब पूरे एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर हर किसी को इसका असर हो रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि न्यू म्यूटेंट्स जो होते हैं जिनको एमा फ्रॉस्ट पढ़ा रही होती है वो घबरा के पूछते हैं कि एमा फ्रॉस्ट आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, क्या हमारे ऊपर अटैक हुआ है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बीच चार्ल्स की तरफ आता है और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि अभी ये आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्राई हो चुका है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि ये एक वो उम्मीद की किरण है जो मुझे नज़र आ रही है। तो पीच बोलता है कि क्या मतलब है प्रोफेसर आपका। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि हेनरी, इसको जल्द से जल्द फिक्स करो, सेलिब्रा को जल्द से जल्द दोबारा चालू करो और इसकी पावर को लाने की पूरी कोशिश करते रहो, और तब मैं तुम्हारे पास वापसी आऊँगा और तुम्हें सब बताऊँगा। स्कॉट, एमा, फील्ड टीम को असेंबल करो और मुझे हैंगर के अंदर मिलो अभी इसी वक्त। हम दोबारा शिफ्ट होते हैं अभी के टाइम पे, जहाँ हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर पूरी आग लगी हुई है और नाइट कॉलर जिसको हो सकता है बचा रहा है टेलीपोर्ट हो के। तो साइक्लॉप बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है एमा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। हम एम डे के बाद से यानी हाउस ऑफ एम के बाद से अब तक का ये पहला म्यूटेंट देख रहे हैं जो कि हमारे सामने आया है, और ये डिजास्टर उसके बजाय हमें यहाँ पे वो मिल रहा है। तो एमा बोलती है कि अगर हमारे न्यू म्यूटेंट ने ये किया है स्कॉट, तो ये ज़रूर किसी किस्म का एक्सीडेंट होगा, ये वैसे ही होगा जैसे जब हम म्यूटेंट्स को पावर मिलती है और हम लोग घबरा जाते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है तो ये बताओ क्या होगा, क्या अगर उसका म्यूटेशन ही यही हो कि वो पूरे के पूरे टाउन को उड़ा सकता है। मैंने तकरीबन बहुत सारे लोगों को मार ही दिया था जब मुझे अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता चला था, लेकिन ये जो है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। वहीं पे लोगन आता और बोलता है
कि मुझे तुम लोगों की बात काटते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं है बब। ये देखने में साफ लग रहा है कि ये किसी किस्म की बैटल है और इस बैटल के पीछे कोई ना कोई म्यूटेंट का हाथ ज़रूर है, लेकिन उस म्यूटेंट का नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तो वहीं पे एमा देखती है कि एक म्यूटेंट मरा पड़ा होता है और बोलती है क्या ये मराउडर्स का हिस्सा है। तो लोगन बोलता है कि हाँ ये था और इसका नाम ब्लॉकबस्टर था, लेकिन अब इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे खतरनाक फाइट हुई है जिसके बीच ये मारा गया है। तो मराउडर में बेसिकली आपको बता दूं कि एक ऐसी टीम है जो मिस्टर सिनिस्टर के लिए काम करती है, वो उनके एक्समैन हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें से एक एक्समैन जो है उसका वो यहाँ पे मरा पड़ा है। तो वहीं पे नाइटक्रॉलर आता है और बोलता है कि लोगन ये अकेला नहीं था, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है, जल्दी तुम सब मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली एक और नई टीम आई हुई होती है और उसके बंदे भी यहाँ पे मरे पड़े होते हैं, जिस टीम का नाम बेसिकली है प्यूरीफायर्स। ये बेसिकली कोई म्यूटेंट्स या सुपर पावर्ड लोग नहीं है, ये बेसिकली आम इंसान है। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो कि म्यूटेंट से नफरत करता है, एक एंटी म्यूटेंट ग्रुप है और ये हमेशा इन दोनों के बीच में जंग चलती ही रहती है। और नाइटक्रॉलर बोलता है कि हाँ ये वही लोग हैं, 2 यहाँ पड़े हैं और 4 थोड़े से दूर आगे जाके पड़े हैं, लेकिन सबके सब मर चुके हैं। और एमा बोलती है कि ज़रा इसकी तरफ तो देखो, ये एक और मराउडर पड़ा हुआ है, इसका नाम प्रिज्म था और इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। लोगन बोलता है कि ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल अभी तक फ्रेश हैं, ऐसा लगता है कि हमने इस बैटल को सिर्फ 1 घंटे से ही मिस किया होगा या हो सकता है सिर्फ आधा घंटा हम लेट हुए हो। तो साइक्लॉप बोलता है कि डैम इट, हमें जल्दी करनी चाहिए थी। लोगन बोलता है तो इसका मतलब ये है कि सिनिस्टर के असैसिन्स और एक ऐसा स्क्वाड जो कि एंटी मिलिट्री म्यूटेंट है, वो दोनों हमसे पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो लोगन बोलता है कि इससे एक ही बात साफ नज़र आ रही है बब, कि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही जानते थे। तो नाइटक्रॉलर बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी किस्म का ट्रैप है जो कि मिस्टर सिनिस्टर ने हम लोगों के लिए बिछाया है, मे बी यहाँ पे कोई नया म्यूटेंट हो ही ना। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ मे बी ऐसा हो सकता है। तो एमा बोलती है कि मैंने अभी अभी रियलाइज़ करा है कि यहाँ पे कोई बच्चा तो है ही नहीं स्कॉट। तो स्कॉट बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोलती है कि मैंने अभी अभी अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे मुझे किसी बच्चे की कोई थॉट सुनाई नहीं दे रही हैं, मेरे ख्याल से ये कोई ट्रैप नहीं बल्कि ये तो कत्ले आम था। और हम सामने से देखते हैं कि एक औरत, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि बहुत बुरी तरीके से जल चुकी होती है और वो रोते हुए आती है और अब मदद मांग रही होती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एमा, साइक्लॉप और वुल्वरीन सबका दिमाग बिल्कुल हिल जाता है इस बच्ची की हालत देख के, क्योंकि बेसिकली अभी भी वो जो है सुलग रही होती है। और साइक्लॉप बोलता है कि एमा इसको सुला दो और इसके हाथ से ये बच्ची लो और इसको सब भुलवा दो। और एमा बिल्कुल ऐसा ही करती है, बोलती है कि तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो करना था कर लिया, अब अपने आर्म्स को रिलैक्स करो और तुम्हारा काम हो चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बैठती है अपनी बच्ची को लेके और उसकी बहुत बुरी हालत हुई हुई होती है। तो नाइटक्रॉलर बोलता है कि माय गॉड, आखिरकार ये सारा काम किसने किया है और इन लोगों की ये हालत करी तो किसने करी। तो एमा बोलती है कि कर्ट, मैं बस वही पता लगाने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली एमा फ्रॉस्ट उस औरत का जो है दिमाग पढ़ना शुरू करती है और हम बेसिकली देखते हैं जब उसका दिमाग पढ़ती है तो वहाँ पे हम प्यूरीफायर्स की टीम को देखते हैं जो यहाँ पे एक मिशन पे आए हुए होते हैं और सबको धनाधन मार रहे होते हैं। और बोलता है कि हमें एडल्ट्स के ऊपर कोई भी लीथल फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी है, एडल्ट्स जो है हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हमें सिर्फ बच्चों को मारना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात साफ है कि शायद उनको भी ये बात पता था कि यहाँ पे कोई नया किस्म का म्यूटेंट है, इसलिए वो सिर्फ बच्चों को मार रहे थे, ना कि बड़ों को। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे अपनी तलाश जारी रखते हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेसिकली मराउडर्स जो कि सिनिस्टर के असैसिन्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं, जिसमें से ब्लॉकबस्टर, प्रिज्म और गैम्बिट वगैरह इस वक्त जो है मिस्टर सिनिस्टर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे प्यूरीफायर्स और मराउडर्स जो होते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल स्टफ है, आप समझ ही जाएंगे। और इसी बीच हम सब ये देखते हैं कि किस तरह से उस बच्ची को जो है आग लगी और उसकी बच्ची किस तरह से मारी गई। तो एमा बोलती है कि डैम इट। तो साइक्लॉप पूछता है कि क्या हो एमा, क्या तुम ठीक हो। लेकिन एमा बोलती है कि हाँ स्कॉट, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा वर्स है। तो एमा समझ जाती है कि वो यहाँ पे जो है प्यूरीफायर्स जो है बच्चों के लिए आए थे और वो बड़ों को यहाँ पे डैमेज पहुँचाने के लिए नहीं आए थे। और वो बोलती है कि एंजल तुम कहाँ पे हो, क्या तुम हमें सुन सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें सुन सकता हूँ एमा, तुम बोलो तुम्हें क्या काम है। तो एमा बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें कहीं लोकल हॉस्पिटल दिख रहा है। तो बोलता है कि हाँ मुझे नज़र आ गया है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो एमा बोलती है उस डिस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल के एपी सेंटर के अंदर जाओ, ये कोई टीनेज मैनिफेस्टेशन नहीं थी बल्कि ये एक म्यूटेंट बर्ड थी। मतलब यहाँ पे कोई म्यूटेंट की पावर मैनिफेस्ट नहीं हुई है अभी यहाँ पे सिर्फ एक म्यूटेंट पैदा हुआ है और उसके पैदा होने से इतनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है। और वहाँ पे जब एंजल पहुँचता है तो वो देखता है कि बेसिकली उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको मार दिया गया होता है। तो वहाँ पे लोगन और बाकी सब पहुँचते हैं और लोगन बोलता है कि किसी चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि लोगन अपना सेंस इस्तेमाल करता है और सब सूंघने की कोशिश करता है। तो साइक्लॉप पूछता है कि तुम्हें कुछ नज़र आया। तो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बहुत स्मोक और केमिकल है जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एमा बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो इनमें से नहीं थी।
तो साइक्लोप पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो बोलती है कि बर्थ रिकॉर्ड्स को देखो, आज रात यहाँ पे 3 बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही न्यूबॉर्न बेबीज नजर आ रहे हैं। तो साइक्लोप पूछता है कि एमा तुम इस बारे में श्योर कैसे हो कि ये वही बच्ची है जिसको सेलिब्रा ने पिक किया था। तो एमा बोलती है कि ये बात साफ है, तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा कि इसी वजह से मॉडरोडर्स और प्यूरीफायर्स आपस में टकराए थे। उनको भी ये बात पता चल चुकी थी और वो दोनों भी जो थे हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे थे। तो लोगन पूछता है लेकिन असल बात तो ये है कि वो बच्चा आखिरकार है किसके पास। और वहीं पे हम देखते हैं सारे एक्समैन दोबारा जहाज में बैठते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि ये तो उतना ही बुरा है जितना बुरा लास्ट ईयर सैमफोर्ड के अंदर हुआ था। और अगर आपको याद हो कि सैमफोर्ड के अंदर क्या हुआ था तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सिविल वॉर जो था जिसमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें एक धमाका हुआ था जिसमें 600 कुछ बच्चे मारे गए थे और वो धमाका सैमफोर्ड के अंदर ही हुआ था। तो बेसिकली ये लोग उसी इवेंट को रेफर कर रहे हैं। तो लोगन बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन मॉडरोडर्स की बॉडी को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम म्यूटेंट्स के ऊपर ही ब्लेम करेंगे, वो लोग प्यूरीफायर्स को ब्लेम कभी भी नहीं करेंगे। तो साइक्लोप बोलते हैं कि नहीं, उन सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे आके लोगों की जानें बचाई हैं, वो हमारे बारे में ज़रूर कुछ अच्छा ही बोलेंगे। तो लोगन बोलता है कि तुम जानते हो स्लिम कि हमेशा से ये इस तरह से नहीं चलता है, तुम जानते हो हमारे साथ हमेशा क्या होता है। तो साइक्लोप बोलता है वेल, अभी हमारे पास उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास इतने सालों के बाद एक म्यूटेंट बर्थ हुई है और वो म्यूटेंट बर्ड इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसने पूरे सेलिब्रा को उड़ा दिया सिर्फ पैदा होते ही, और अब ऐसा लग रहा है कि वो सिनिस्टर के हाथों में लग चुकी है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो फीलिंग आ रही है उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है हमारी सबसे कम वरीज में होगी। और इस तरह से देखते हैं कि हम लोग साइक्लोप और उसके पूरे एक्समैन जो है वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकलते ही हैं तो वहाँ पीछे एक अजीबोगरीब जानवर आया होता है और उसका नाम है प्रीडेटर एक्स। ये उस चीज़ को तलाश करता है और उस पर फीड करता है जिसको म्यूटेंट डीएनए कहते हैं। इसको पता चला था यहाँ पे कि कुछ म्यूटेंट्स का खून बहा है, उसको सूंघते सूंघते ये पता नहीं कितने मीलों से भूखा यहाँ पे इनका पीछा करते हुए आ गया। और अभी इस वक्त प्रीडेटर एक्स बहुत ज़्यादा भूखा है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये जो प्रीडेटर एक्स होता है वहाँ पे ब्लॉकबस्टर वगैरह की जो बॉडी पड़ी होती है उनको खाना शुरू कर देता है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम टू द अनदर कॉमिक बुक सीरीज। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन जो था इस सीरीज का कुछ अलग तरह से था। पहले मैंने आपके साथ कॉमिक शेयर किया और अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कॉमिक है तो क्या है। तो बेसिकली ये कॉमिक बुक जो है ये एक प्रीलोड है, और प्रीलोड का मतलब ये होता है कि जिस स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी कुछ बैक स्टोरी हमें पता चल जाए कि उस स्टोरी के अंदर बेसिकली होने वाला है तो क्या होने वाला है। तो इस स्टोरी को देख के जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी आप समझ गए होंगे कि ये स्टोरी जो है एक एक्समैन स्टोरी है और हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से एक न्यू म्यूटेंट की बर्थ हुई है। और उस बर्ड के लिए जब वो लोग एक्समैन वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये म्यूटेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसने पैदा होते इतनी तबाही मचा दी है और जिसके पीछे सिनिस्टर के लोग और प्यूरीफायर्स दोनों लगे हुए हैं। अब एक्समैन को ये नहीं पता कि वो बच्चा है तो किसके पास है और वो बच्चे के पास पावर्स हैं तो क्या पावर्स हैं। तो इस सीरीज़ का नाम है द मसाया कॉम्प्लेक्स। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो ये एक्समैन की ऐसी सीरीज़ है जिसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। मतलब इसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करी गई है और इसी वजह से इसके 13 इश्यूज़ थे, जिसमें से एक इशू मैं अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जो कि इस स्टोरी का प्रीलोड था। अब हमारे पास बचे हैं इस स्टोरी के 12 इश्यूज़, जिनको मैं हर एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज़ को कवर किया करूँगा। इस तरह हमारे पास इस सीरीज़ के 6 एपिसोड्स आ जाएंगे और ये सीरीज़ हमारी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आपने इससे पहले के एक्समैन के सारे कॉमिक्स अब तक पढ़ लिए होंगे, मतलब हाउस ऑफ एम का इवेंट, डेसिमेशन का इवेंट और ये स्टोरी जो है शियर एम्पायर के इवेंट के बाद की है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर एक्स जो है अपनी टेलीपैथी की पावर इस्तेमाल कर रहे थे सेलिब्रा के अंदर। तो आपके यहाँ से ये सवालों के जवाब थोड़े दूर होना शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस सीरीज़ के जब एपिसोड्स को मैं अपलोड करना शुरू करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं इस कॉमिक बुक सीरीज़ के एपिसोड 1 के अंदर। सो वेलकम टू द मसाया कॉम्प्लेक्स।